क्या मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपर तरीके से? ठीक ठीक। अब आगे देखिए, कल हमने बताया था आपको कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे और एनवायरमेंट स्टडी। आज क्या है, टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले बता रहा हूं, कोई भी वस्तु होती है, जैसे निर्जीव वस्तु में देखते हैं हम, तो छोटे से छोटा कण जो होता है, परमाणु होता था, परमाणु को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसके अंदर होता है। जैसे ही हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बायो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे भैया पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमारे शरीर की, यानी कि मानव शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। मैं आपको बार बार आपको बीच में क्वेश्चन भी पूछते रहूंगा। मानव शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका है, सेल। यानी कि ह्यूमन बॉडी है, उसकी जो संरचना है, डिजाइन और क्रियात्मक यानी कि कार्य करने की क्षमता के लिए जो ऊर्जा प्राप्त लेता है हमारे शरीर में, वो कौन लेता है? कोशिका लेता है। और वही इसकी क्या है? कोशिका इकाई है। अब सेम सेल मिलकर, यानी कि एक समान, क्वेश्चन आएगा आपके कि बताओ उत्तक यानी कि टिश्यू, मैं लिख रहा हूं एक समान कोशिकाएं यानी कि सेल्स मिलकर निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? उत्तक का, यानी कि टिश्यू। उत्तक, टिश्यू, उत्तक यानी कि टिश्यू का निर्माण करती है। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, बताइए उत्तक कैसे बने होते हैं? कोशिकाओं से, असमान कोशिकाओं से, एक समान कोशिकाओं से, या फिर उक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, एक समान कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। फिर सुनना, नेक्स्ट, सेम टिश्यू यानी कि एक समान उत्तक मिलकर, यानी कि टिश्यू मिलकर निर्माण करते हैं। किसका? अंग का। अंग यानी कि ह्यूमन अंगों का, सिस्टम का। अब आगे बात करते हैं, ये अंग हो गए, और अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका? अंग तंत्र का। और इस अंग तंत्र के अंदर अनेक तंत्र आते हैं, जैसे आपको कल बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, अनेक प्रकार के तंत्र यानी कि सिस्टम बनते हैं। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको सही से समझ में आ रहा है। मैं आपके कमेंट चेक कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है क्या? कमेंट करके बता दीजिए आप। अच्छी तरीके से क्लियर है सर? एकदम अच्छी तरीके से, मैं बहुत आराम से लेके चलूंगा, आपको रटना है ही नहीं, यही क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो थोड़ा सा मैं बोल भी देता हूं, तो इतना आप भी समझ जाना। जैसे कोशिका, सेल, उत्तक, टिश्यू, तो समझ जाना, मैं बोल दूंगा इंग्लिश में, बाई लैंग्वेज लेके चलूंगा, ठीक है। अब होता यूं है, जैसे ही हम अंग तंत्र में, पाचन तंत्र में घुसे, अब मेरे को क्या क्या चाहिए होगा?
मेरे को संरचना, जैसे मेरे शरीर के अंदर कोशिकाएं यानी कि सेल्स है, तो इसको मुझे जीवन में क्या करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कार्य के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे कौन संचेत करेगा, कौन संकेत देगा कि कार्य कर, ये काम कौन करेगा, कोशिका करेगी। क्योंकि एक प्रकार से जैसे हाथ है, तो हाथ में ये हाथ कोई काम कर रहा है, लिखने का कार्य कर रहा है, तो इस हाथ के अंदर कोशिकाएं हैं, बहुत प्रकार की सेल्स है, ठीक है। लेकिन उसको ऊर्जा कौन प्रदान करेगा, जो हम न्यूट्रिशन लेंगे, जो हम पोषक पदार्थ खाएंगे। तो हमारे लिए पोषक पदार्थ कौन कौन से महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि मेजर पोषक पदार्थ कौन से हैं, तो ध्यान रखना। पहला क्या है, आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे फूड खाया, आपने फूड खाया, तो सबसे पहले पोषक पदार्थ है, जैसे मान लो आप कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। देन सेकंड कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है आपका प्रोटीन, देन थर्ड है आपका वसा, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो इसी प्रकार जैसे विटामिन हो गया, विटामिन, देन आपका जल हो गया, देन आपका खनिज लवण हो गया, खनिज लवण, मिनरल्स, ये हो गए। अब मेरी बात सुनना, ये सारे हमें शरीर में सभी चीजें ऊर्जा प्रदान नहीं करती है, यानी कि एनर्जी नहीं देती। हमारे शरीर को एनर्जी कौन देता है, ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा हमें एनर्जी प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, पहली बात। उसके बाद में क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर में, जो शरीर की जो सेल्स है उनको मजबूती प्रदान करता है। देन सेकंड नंबर पे कौन आता है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वसा या लिपिड। ये क्या करता है, ग्लिसरॉल छोटी छोटी वसीय बूंदों में टूट जाता है। तो आगे चलेंगे। और विटामिन, ध्यान में रखना, विटामिन हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा, किसी भी प्रकार की पावर नहीं देता है। विटामिन सिर्फ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट चलेंगे, जल, जल उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया के लिए अत्यधिक आवश्यक है। नेक्स्ट चलेंगे, खनिज लवण, मिनरल्स और विटामिन। जैसे मान लो आप, हमारे शरीर में आपको जैसे कोबाल्ट पाया जाता है और आयोडीन पाया जाता है, वो ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से, और उसके साथ में ही जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, मिनरल्स होता है, उसके लिए क्या खाया जाता है, पालक। तो ये मिनरल्स भी कुछ होते हैं, इसीलिए हमारे शरीर में ये सभी क्या है, आवश्यक चीजें हैं। अब बात करता हूं इन सभी चीजों में से, इन सभी चीजों में से अगर किसी भी एक चीज की लगातार समय तक कमी रही हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं कुपोषण। ठीक है, अब कमेंट करके बता दीजिएगा, किसी को डाउट, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। आ रहा है समझ में सभी को? कहां दिक्कत आ रही है? आ रहा है समझ में अच्छी तरीके से? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए, यहां तक बात की, अब ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं। अब सबसे पहले क्या है, पाचन कितने भागों में विभक्त होता है यानी कि डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी प्रोटीन, विटामिन, जो भी जिन भी चीजों में पाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक पाया जाता है आलू में, चावल में, वसा पाई जाती है, देसी घी, ऑयली मतलब फैट जो भोजन होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, विटामिन फलों में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, इनमें पाया जाता है। प्रोटीन सर्वाधिक सोयाबीन दालों में पाया जाता है। तो इसी प्रकार से पहला क्या करते हैं, भोजन का अंतःग्रहण यानी कि इंजेक्शन ऑफ फूड, इंजेक्शन
ऑफ फूड, यानी कि भोजन का अंतःग्रहण, भोजन को आपने मुंह में रखा। नेक्स्ट कौन सी स्टेप आएगा? भोजन का पाचन, यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड। तीसरा क्या आएगा? भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्बेशन ऑफ यानी कि भोजन का अवशोषण। ठीक है। और नेक्स्ट आएगा भोजन का स्वांगीकरण। नेक्स्ट आएगा अपचित भोजन का मल रूप में त्याग। मैं साथ साथ में इंग्लिश में भी बोलता रहूंगा। भोजन का अंतःग्रहण, इंजेक्शन ऑफ फूड, भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड, भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन ऑफ फूड, भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन ऑफ फूड, अपचित भोजन का मल के रूप में तैयार करना, डिफिकेशन ऑफ फूड। ये होता है, देख लो कितने चरणों में हुआ? 5 चरणों में। 1 2 3 4 5 चरणों में भोजन का पूरा हो गया। अब मेरी बात सुनना, आप क्या करोगे? सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण, आपने भोजन को मुंह में रखा, इसको बोलते हैं भोजन को अंतःग्रहण करना। सेकंड स्टेप क्या आएगा? भोजन का पाचन। ये पाचन क्या करेगा? हमारे पूरे शरीर का आहार नाल है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर पूरा भोजन का पाचन होगा। उसमें कुछ अंग आते हैं और कुछ ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां आती है, वो मैं बताऊं। नेक्स्ट क्या है? भोजन का अवशोषण। ये भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत के भाग में। पाचन किसमें होता है? बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों भागों से होता है अवशोषण। पहली छोटी आंत का जो ड्यूडेनम भाग है, उसके अंदर क्या सबसे ज्यादा क्या होता है? उस भोजन का पाचन। उसके बाद में 2 भाग होता है, उसमें क्या होता है? भोजन का अवशोषण। उसमें क्या होगा? भोजन का अवशोषण। नेक्स्ट क्या होता है? भोजन का स्वांगीकरण। अब सर इसमें दिक्कत आती है सबको कि भोजन का स्वांगीकरण होता क्या है? एसिमिलेशन ऑफ फूड। इस भोजन के स्वांगीकरण का मतलब ये होता है, सपोज करो जैसे आप नॉर्मली शादी में खाना खाने जाते हो, ठीक है? आप घर में खाना खाते हो, जो डेली रूटीन होता है आपका खाना खाने का, आप वही नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाते हो, चपाती और खा लिया। कभी कभी आप क्या करते हो? शादी में जाते हो, वहां पे रसगुल्ला गुलाब जामुन कतली इतना कुछ खा लेते हो। तो हमारा जो स्टोमक है वो ये कहता है यार हमेशा तो ये दाल चावल डाल रहा था। मैं आपके कमेंट बिल्कुल बार बार देख रहा हूं कि हमेशा अंदर से पेट बोल रहा है हमेशा यार दाल चावल आता था, इसमें आज कतली राजभोग ये गुलाब जामुन रसगुल्ला कैसे आने लगे, मटर पनीर की सब्जी ये कैसे आने लगे। तो वो भी सोचता है। ये सारा भोजन क्या होता है? हम अतिरिक्त खा लेते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा खा लेते हैं। तो ये सारा भोजन जो होता है वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है? अब जितना भोजन कोशिकाओं को चाहिए होता है, यानी कि डेली रूटीन के लिए जो वर्क करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी जो आ जाती है हमारे शरीर के अंदर, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको क्या है? लिवर के द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में बदल दिया जाता है, ठीक है? वो संचित रहता है किसमें? यकृत में, यानी कि लिवर में संचित रहता है। जैसे ही हमारे शरीर की एनर्जी कम होती है तो वापस उसको लिवर उसी फॉर्म में बदल देता है ग्लाइकोजन के रूप में, और हमको वापस ऊर्जा मिल जाती है। और इसी कारण वापस क्या है ये काम, मतलब भोजन को एक्स्ट्रा भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में बदलना और वापस शरीर को कोशिकाओं को देना, ये सारा काम लीवर का होता है, यानी कि यकृत का होता है। इसको बोलते हैं भोजन का स्वांगीकरण।
कहने का मतलब ये है हमारे शरीर में उपयोगी यानी कि यूजफुल सेल्स के लिए उपयोगी भोजन मिलना ये नॉर्मली होता है, लेकिन एक्स्ट्रा भोजन मिल जाता है यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी, तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है वो यकृत के द्वारा, और उपयोग पड़ने पर सेल्स को वापस पुनः लौटा दिया जाता है यानी कि रिटर्न कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं भोजन का स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन ऑफ फूड। क्या आपको क्लियर हो गया इस भाषा का मतलब स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन मतलब? कमेंट करके बता दीजिए, क्या क्लियर है आपको, समझ गए होंगे आप? कमेंट करके बता दीजिए। ये बहुत मेजर क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसका मतलब। यस सर, ठीक है। अब क्या होता है देखो, अपोचित भोजन का मल के रूप में त्याग, डिफिकेशन। अब ये तो आप समझ रहे हो, हमारा जो मलदार होता है यानी कि मलदार एनस, वो पूरा 20 सेंटीमीटर का होता है, पूरा एनस 20 सेंटीमीटर का। उसके अंदर 3 सेंटीमीटर का होता है गुद्दा नाल, ठीक है। जो संचित डिफिकेशन रहता है यानी कि मल रहता है वो उसमें एनस में ही रहता है, ठीक है। उसके बाद में वो ये 5 चरणों के अंदर भोजन को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन मिनरल्स, वो मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया, वो उससे पहले पढ़ाना था, बट यहां से स्टार्ट करूंगा ताकि फटाफट एक ले में सिस्टम आ जाए पूरा। कौन सा? ये ह्यूमन बॉडी का पूरा अपन कवर कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले भोजन का अंतःकरण कर लिया, भोजन का पाचन कर लिया, भोजन को अवशोषण कर लिया, भोजन का स्वांगीकरण कर लिया, अपचित भोजन को मल रूप में त्याग करना। अब आगे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्या अब बात यह आती है कि डाइजेशन कहते किसे है यानी कि पाचन कहते किसे है? पाचन किसे कहते हैं यानी कि डाइजेशन, पाचन, डाइजेशन किसे कहते हैं? देखिए क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने क्या है, भोजन को खाया, आप भोजन खा लिया, ये भोजन जो आप लेते हो डायरेक्टली, ये बहुत कॉम्प्लेक्स फूड में होता है यानी कि जटिल पदार्थ होता है। जटिल पदार्थ यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड, जटिल पदार्थ। जटिल पदार्थ को यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सरल कार्बनिक पदार्थों में, सरल कार्बनिक पदार्थ, हाँ जी सर, कौन सा बताएं आपको स्वाति मिश्रा जी? क्या बताना है बताइए। अच्छा, जो 5 स्टेप बताए वही क्या? भोजन का स्वांगीकरण, भोजन का स्वांगीकरण बताते हैं आपको, एसिमिलेशन ऑफ फूड। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल जो पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो हमारे को चाहिए पोषक पदार्थ, वो हम पोषक पदार्थ खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं। एक्स्ट्रा खाने के बाद में क्या होती है, जितनी शरीर को आवश्यकता ही नहीं होती एनर्जी की, वो एनर्जी हमारे शरीर में रह जाती है। लेकिन वो एनर्जी है, आपको सुना होगा आपने कि ज्यादा खाया हुआ भी नुकसान करता है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी, उस भोजन की एनर्जी है, उसको स्टोर ग्लाइकोजन के रूप में लीवर उसको अपने पास संचित रखता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जितना कोशिका को चाहिए, सपोज आपको 1 किलो चाहिए खाना, अगर आपको 1.5 किलो खाना खिला दिया जाए तो आधा किलो जो एक्स्ट्रा हुआ है यानी कि 500 ग्राम भोजन एक्स्ट्रा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। उसको एडजस्ट करने के लिए लीवर क्या करता है, उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है, और जैसे ही आपको एनर्जी चाहिए होती है तो वही लीवर वापस आपको एनर्जी दे देता है 500 ग्राम की, यानी कि आपको जब उपयोग पड़ता है, उसको कहते हैं भोजन का स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन ऑफ फूड। अब बता दीजिए क्लियर हो गया क्या, कमेंट करके। अब आगे देखिए, अब पाचन शुरू किया था डाइजेशन, जटिल कार्बनिक यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सरल कार्बनिक पदार्थों में यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना
तोड़ना ही पाचन कहलाता है, पाचन कहलाता है। यानी कि जटिल कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब बात आगे करते हैं कि हमारा पाचन जो है, हमारा पाचन वो कितने प्रकार से होता है, यानी कि इसमें कौन कौन सी संक्रियाएं होती है, कितने सिस्टम से। तो पहली बात करता हूं यांत्रिक पाचन, और सेकंड रासायनिक पाचन। पहली यांत्रिक पाचन और दूसरा रासायनिक पाचन, यानी कि केमिकल डाइजेशन। अब होता क्या है इसके अंदर, जो यांत्रिक पाचन करता है, गौर से सुन लेना, यही क्लियर हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। जो यांत्रिक पाचन होता है ये हमारे शरीर के अंदर, जैसे दांत हो गया, जीभ हो गई, जो मतलब भोजन को तोड़ने के लिए, जो मिलाने के लिए जो कार्य करता है, जो चीजें, वो सभी यांत्रिक पाचन के लिए प्रभावित होती है, वो यांत्रिक पाचन के लिए होती है। नेक्स्ट क्या है, रासायनिक पाचन। ये सर रासायनिक पाचन कौन कौन करता है, तो आपने सुना होगा रासायनिक पाचन करने के लिए हमारे शरीर के अंदर भोजन को पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, रासायनिक पाचन करते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो यांत्रिक पाचन जो करते हैं वो कौन करता है, और रासायनिक पाचन हमारे शरीर में कौन करता है, हम इसकी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पाचन के लिए कौन कौन से अंग उत्तरदायी होते हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां उत्तरदायी होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे पाचन अंग, यानी कि हमारे शरीर में फूड का डाइजेशन करने के लिए कौन कौन से अंग काम आते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं मुख की, यानी कि माउथ, माउथ। इसको मुख को ऑरल कैविटी भी बोलते हैं, मुख गुहा, ऑरल कैविटी, बकल कैविटी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपके ग्रास नली, यानी कि ग्रास नाल, इसको बोलते हैं भैया ग्रसनी। ठीक है, इसको बोलते हैं इसोफेगस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट बात करूंगा मैं स्टमक की, यानी कि अमाशय, स्टमक। नेक्स्ट बात करूंगा मैं छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट बात करूंगा बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ये बात की पाचन अंग जो हमारे डाइजेशन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे, सर दिख रहा है क्या, टेक्निकल टीम बताइए, दिख रहा है। नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पे ग्लैंड्स, जो हमारे ग्रंथियां होती है पाचन में सहायक। पहली बात करता हूं लार ग्रंथि, यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड, ध्यान से सुनते रहिएगा, इंग्लिश में भी बोल रहा हूं। नेक्स्ट बात करता हूं यकृत, लीवर। अब एक भैया और बात सुनना यहां पे, इस यकृत को एक और नाम देते हैं इसको, यकृत या लीवर तो आपने सुना ही होगा, ध्यान में रखना, इसको जिगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिगर। कहीं बुक में नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना, इसको जिगर बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या काम करता है, पैनक्रियास, यानी कि आपका अग्नाशय। पहली बात का दोबारा बता देता हूं, पाचन अंग यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मुख यानी कि माउथ काम करता है, ग्रास नाल यानी कि ग्रसनी, इसोफेगस। नेक्स्ट बात करता हूं अमाशय। नेक्स्ट बात करता हूं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और ग्लैंड्स कौन कौन सी सहायता करती है डाइजेस्टिव के लिए, लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स,
नेक्स्ट यकृत, जिगर या लीवर। नेक्स्ट बात करता हूं अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। ठीक है, अब ये मत दिमाग में लाना सर गॉल ब्लैडर भी तो होता है, वो ध्यान रखना, वो यकृत यानी कि लीवर कहेंगे, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, आपको जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं लेके, वैसे आप समझते रहिएगा। नेक्स्ट बात करता हूं, अब एक बात बताओ, ये जो सारा पार्ट है, ये जो यहां से पाचन अंग और पाचन ग्रंथियां मैंने लिखी है, इस पूरे भाग को मिलाकर क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र इस भाग को नहीं बोलते, इस भाग को बोलते हैं भैया आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। आहार नाल, इसी को इंग्लिश में फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप, और इसी को बोलते हैं एलिमिनेटरी कैनल, मेनेटरी कैनल, इसी को ही एलिमिनेटरी कैनल बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। अब पूछता है कि इसकी एग्जैक्ट ये कितने लंबी होती है, यानी कि कितने साइज की होती है, तो ध्यान रखना 8 से 10 मीटर की होती है। अगर आपको एग्जैक्ट पूछता है तो 9 मीटर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये ध्यान रखना। 8 से 10 मीटर इसकी परास है, और एग्जैक्ट अगर 9 मीटर है, आपको ऐसा एकदम जस्ट पास में नहीं देगा कि 8, 9, 10 आपको दूर दूर मिलेगा। जैसे मान लो 8 दे दिया, 12 दे दिया, 15 दे दिया, तो 17 दे दिया। ठीक है, या फिर जहां 8 तो 10 तो देगी नहीं, ये बहुत बड़ा लार्ज है। आपको 8 या 9 में से ऑप्शन मिलेगा, मतलब इन दोनों के बीच में होती है। कोई मोटा आदमी है तो एग्जैक्ट वैल्यू 9 मीटर है इसकी, ध्यान में रखना। ठीक है, ये बात की, इसको आहार नाल बोलते हैं, एलिमिनेटरी कैनाल। अगर किसी को दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो मुझे बता दीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक लेकर चलूंगा, आप समझते रहिएगा। क्या आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से? कमेंट करके बता दीजिएगा आप, क्लियर हो रहा है एकदम? बिल्कुल बिल्कुल सही। अब आगे बात करते हैं, जैसे ये आहार नाल, फूड पाइप, एलिमेंट्री कैनाल, मैं आपको हर नाम के 3-3 नाम बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगर मैं एक नाम बताता हूं आपको, सिर्फ फूड पाइप, वो इंग्लिश मीडियम में क्लियर हो जाएगा। एलिमिनेटरी कैनाल भी बोलते हैं, लेकिन वो क्लियर, एक नाम नहीं 3 नाम। क्यों? क्योंकि मैं क्या है, मेरे शुरू से ऐसी मेरी इच्छा रहती है कि दुनिया का, चाहे हमको उस एग्जाम की हम तैयारी करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, लेकिन हम जिसको पढ़ा रहे हैं उसको एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा दिया जाए, तो बच्चों को घूम कर, आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल, इस बोल रहा हूं, इस जिगर जो है, ये क्वेश्चन स्टेशन मास्टर, एसएससी जेई का पेपर हुआ था और स्टेशन मास्टर का हुआ था पेपर, उसमें जिगर बोला गया था, यकृत को, लीवर को। ठीक है, आज तक जितना भी पेपर हुआ है सब में यकृत बोला गया है, लेकिन मेरे दिमाग में खटक गया है कि यार इस एग्जाम में इस लीवर को जिगर भी बोला गया है, तो बच्चों को बता देना चाहिए। क्या पता आपके क्वेश्चन छपा हुआ मिले, आप, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसके इतना मैं सर्च कर लेता हूं, मतलब यकृत, जिगर, लीवर, इसके 3 नाम है मेजर, और यही पूछता है। ठीक है, एक एग्जाम में एक ही बार पूछा गया था जहां लीवर को जिगर बोला गया था, तो ये भी बात ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, आपने क्या किया, भोजन, अब इंजेक्शन ऑफ फूड कर लिया। अब मैं बात कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, यह कि मुंह से, अपने माउथ यानी कि ऑरल कैविटी, मुख गुहा, यहां से चलेंगे। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले आपको मुख की, माउथ, मुख, इसको ऑरल कैविटी भी बोलते हैं, ऑरल कैविटी, मुख गुहा, ऑरल कैविटी, और बकल कैविटी भी बोलते हैं इसको। बकल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, माउथ, ऑरल कैविटी, बकल कैविटी, मुख गुहा भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब होता यूं है, आप ऐसा फील करो, आपको रटना नहीं है, आप प्रैक्टिकली समझो। मैंने क्या किया, मेरे को बोला गया भैया एक काम कर, तू ब्रेड खा, मैंने ब्रेड खाई। अब देखो, हमारे शरीर का जैसे ही ब्रेड पकड़ी, तो हमारे होठ जो होता है, लिप्स, वो उस ब्रेड को पकड़ता है। वो ब्रेड कहां जाएगी, दांतों के बीच में, दांत उसका क्या करेंगे, चबाएंगे, और जैसे ही हमारे शरीर का कोई भाग हिलने लगा तो उसको यांत्रिक पाचन बोलते हैं। अब फील करना है, रटना नहीं।
आपने क्या किया, उसका यांत्रिक पाचन स्टार्ट कर दिया। इसीलिए भैया बोलते हैं कि हमारे शरीर में पाचन कहां से शुरू हो जाता है। छोटे मोटे एग्जाम में बार बार घिसे पीटे यही क्वेश्चन आते हैं। हमारे भोजन का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं। लेकिन आप ये नहीं बता सकते, मैं आगे बताऊंगा कि भोजन के कौन से भाग का पाचन, मुख से तो स्टार्ट हो गया पाचन, लेकिन किस चीज का होता है, क्या कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है, वसा का होता है। चलो आप बता दो, अब दिमाग में आ गया तो मेरे को एक बात बता दो, हमारे मुख से पाचन किसका शुरू होता है? हमारे मुख से पाचन किसका शुरू होता है? शुरू हो जाता है, यानी कि डाइजेशन स्टार्ट किसका होता है? ए नंबर ऑप्शन देता हूं आपको, कार्बोहाइड्रेट। बी नंबर ऑप्शन देता हूं आपको, प्रोटीन। सी नंबर ऑप्शन देता हूं आपको, विटामिन। देन डी नंबर ऑप्शन देता हूं आपको, वसा या लिपिड। फटाफट से 5 सेकंड में आप आंसर करके बताइएगा कि हमारे मुख का पाचन हमारे मुख में कहां से स्टार्ट हो जाता है। जल्दी से आंसर करके बताओ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। कंचन, स्वाति मिश्रा, पल्लवी प्रिया, कन्हैया कुमार, मृत्युंजय नाथ, नीरज, बिल्कुल सही बात एकदम, बिल्कुल। हमारे मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है, उसके अलावा नहीं होता, ये भी बात ध्यान में रखना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे मुख के अंदर क्या क्या होता है भैया। दांत होती है और जीभ होती है। मैं सबसे पहले जो यांत्रिक पाचन करता है, मैं सबसे पहले बात करूंगा हमारे दांत की, हमारे दांत की बात करूंगा। देखिए, हमारे दांत कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये हमारा जबड़ा हो गया, इसके अंदर इस जगह पे इसी प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 2 इस भाग में, और फिर यहां पे एकदम सेंटर का हिस्सा होता है 2 इधर, और ऐसे कुछ नुकीले दांत पाए जाते हैं 2 इधर। डायग्राम पे गौर मत कीजिएगा, समझने पे गौर कीजिएगा। उसके बाद में इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, चपटे दांत पाए जाते हैं इसी प्रकार के, और ये जहां जुड़े होते हैं उस प्रकार के ऐसे सांचे होते हैं, सिस्टम होता है ऐसा। इस चीज को बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं अनुग्रथिकाएं, अनुग्रथिकाएं, अनुग्रथिकाएं बोलते हैं। अब सुनना मेरी बात, अगर इस 2 सेंटर है, मेरे मुंह का मैंने सेंटर लिया, इसको ऐसे, हमारा ये निचला जबड़ा है और इसके ऊपर का जबड़ा आएगा, तभी तो ऐसे मुंह चलेगा। इसको मैंने सेंटर पॉइंट पे काट दिया। आप देखोगे हमारे मुख का भाग 1, 2 और 2 ऊपर वाले हमारे जबड़े का, एक नीचे का जबड़े का भाग, एक ऊपर के जबड़े का भाग, पूरा मुख के दांत है जो 4 भागों में विभाजित हो गए। पहला, दूसरा भाग और तीसरा, चौथा भाग जो इसके ऊपर आएगा। आप देख रहे हो दांतों को, जो हमारे टीथ है, ये अलग अलग प्रकार के, देखो यहां पे उसको छोटी जगह की आवश्यकता होगी दांत सेट होने के लिए। इंसाइजर है, उनको थोड़ी बड़ी जगह की होगी। प्री मोलर है, उनको जगह थोड़ी बड़ी चाहिए होगी, और मोलर है, इनको भी जगह उतनी ही चाहिए होगी। यानी कि अलग अलग प्रकार के व्यवस्थित है। हमारे दांतों की व्यवस्था सांचे में ढले होना, सांचे में मतलब सिस्टमेटिक ढंग से हमारे दांत एडजस्ट है, इस व्यवस्था को बोलते हैं भैया थिकोडोंट। क्या बोलते हैं? थिकोडोंट, और गर्त दंती बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन याद रखना, हमारे दांत यानी कि टीथ, हमारे दांत सही तरीके से व्यवस्थित होने को गर्त दंती बोलते हैं। गर्त
दंती, इसको बोलते हैं भैया थिकोडॉन्ट, थिकोडॉन्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं, आप देख रहे हो क्या, जब हमारा जन्म होता है तो हमारे दांत, कुछ दांत, शुरू में बच्चे को सुना होगा कि बच्चे के दांत गिर जाते हैं, दूध या दांत, मिल्क टीथ, वापस दांत आते हैं। तो इंसान के जीवन में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार। तो ध्यान रखना, दूध के दांत, दूध के दांत तथा, या मनुष्य के दांत 2 बार आना, ऐसा भी लिख सकते हो। दूध के दांत को विस्थापित करके वयस्क दांत आते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इस व्यवस्था को बोलते हैं हिंदी में द्विबारदंती, और इंग्लिश में बोलते हैं डाइफाइडॉन्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट बात करता हूं, पहले क्या, हमारे दांत सही तरीके से विस्थापित होना और दूध के दांत को विस्थापित करके वैक्स दांत आना, उसको बोलते हैं द्विबारदंती या डाइफाइडॉन्ट। नेक्स्ट बात करता हूं, हमारे दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बीच में थोड़े चपटे दांत होते हैं, उसके बाद में थोड़े तीखे दांत होते हैं, ये वाले, उसके बाद में देखोगे तो आप प्रीमोलर एकदम चपटे भी होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की हमारे दांतों की व्यवस्था होती है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, कमेंट करके बता दीजिए, जहां पे नहीं समझ में आ रहा है तुरंत बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं दोबारा बता दूंगा। ये दांतों की जो विषम है, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो दांत है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, इस दांतों की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? विषम दंती। क्या बोलते हैं हिंदी में? विषम दंती बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोडॉन्ट। तो हमारे दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के, इसको बोलते हैं भैया विषम दंती, और इसको बोलते हैं हेटेरोडॉन्ट। ये तो ध्यान रखिएगा, हमारे दांत, मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती है दांतों की, लेकिन दांतों के टाइप कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले हमारे दांत सही तरीके से व्यवस्थित होना, गृहदंती, थिकोडॉन्ट। नेक्स्ट आएगा दूध के दांत विस्थापित करके वयस्क में द्विबारदंती, डाइफाइडॉन्ट। तीसरा क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं विषम दंती, यानी कि हेटेरोडॉन्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, आप देख रहे हो कि हमारे दांत जो होता है, हमारे दांत के अंदर, ये मैं दांत बना रहा हूं इधर, इस प्रकार के लगभग शेप होती है हमारे दांत की, ठीक है, इस प्रकार की शेप होती है। आप देख रहे हो कि इसके जस्ट पास में एक और दांत बना दिया, इसके पास में, तो इन दोनों दांतों के बीच में, इन दोनों के दांतों के बीच में रक्त वाहिनियां होती है, यानी कि ब्लड वेसल्स होती है। इन ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी, यानी कि मज्जा गुहा बोलते हैं। मज्जा गुहा यानी कि पल्प कैविटी बोलते हैं। ये हमारे दांतों की रक्त वाहिनियां, यानी कि ब्लड वेसल्स, हमारे दांतों को सुरक्षित रखती है। अब आप बता दो कमेंट करके, क्या आप स्क्रीनशॉट ले लिएगा? फिर मैं बेटा के दोबारा लिखा रहा हूं, कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर है? कमेंट करके बता दीजिएगा, क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे देखिए, पल्प कैविटी। देखिए, हमारे जीवन काल में दांत, व्यस्क मनुष्य के अंदर 32 दांत आते हैं, ठीक है, और एक अक्लदार होती है, वो किन्हीं में आती है और किन्हीं में नहीं आती। यानी कि व्यस्क मानव शरीर में 32 और बच्चों में 20 दांत आते हैं, ठीक है। दंत सूत्र, मेजर दंत सूत्र है 21, 23 और 21, 20, 02, ये 2 दंत सूत्र है, बताऊंगा कैसे आएंगे, ठीक है।
अब आगे देखिए, इन दोनों के बीच में पल्प कैविटी पाई जाती है। अब आपने देखा होगा कि हमारे दांत, जैसे ये दांत है, इसमें बीच में, इसके बीच में एक परत पाई जाती है जिसको डेंटायन बोलते हैं, डेंटायन। और ये जो परत होती है, ये लेयर होती है, ये पीले रंग की होती है, पीले रंग की होती है, यानी कि येलो कलर की। इसीलिए हमारे दांत जो है वो पीले कलर के होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमारे शरीर में दांत के अंदर पीले क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो डेंटायन परत के कारण, जो कि पीले रंग की होती है, इसलिए पीले रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट आप बात करोगे कि हमारे दांत के ऊपर एक टीथ सीमेंट पाई जाती है, टीथ सीमेंट, जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम यानी कि टफनेस पार्ट कौन सा है हमारे शरीर का, ह्यूमन बॉडी का? तो इनामेल है, इनामल। इसको हिंदी में दंत वल्क भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 3 भाग पूछे जाएंगे आपके दांतों के। ठीक है, पहला इनामल, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग या दांत का ऊपर का भाग जो चमकीला दिखाई देते हैं उसे दंत वल्क या इनामल बोलते हैं। हमारे शरीर के दांत के पीले रंग के भाग को क्या बोलते हैं? तो डेंटायन बोलते हैं। और दोनों दांतों के बीच में रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स पाई जाती है, उनको पल्प कैविटी या मज्जा गुहा बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करता हूं मैं आपको कि देखिए क्या है। अब दांत हमारे जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और इसके साथ में देखिए क्या है, हमारे दांत जो बता दिया आपको। अब ये जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग, इस दांत के भाग को बोलते हैं शिखर यानी कि क्राउन, इस दांत के। और जो आप बीच वाला भाग देख रहे हो जहां पे ये डेंटायन होता है, इसको बोलते हैं भैया ग्रीवा, हिंदी में ग्रीवा और इंग्लिश में निक। और ये जो देख रहे हो आप जहां पे दांत जुड़े हुए होते हैं मसूड़ों में, अनुग्रथिकाएं में, इस भाग को बोलते हैं रूट यानी कि जड़, रूट। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको, अभी मैंने बीपीएससी 64 या 63 में 63 देखा था आई थिंक। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें कुछ क्वेश्चन, ये तो दांत का पूरा बता दिया आपको क्या होता है। इनामेल सबसे बड़ा भाग जो चमकीला परत होता है, डेंटायन पीले रंग की होती है जिससे हमारा दांत पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या है, शिखर, दांत के 3 भाग होते हैं, शिखर, ग्रीवा और जड़, रूट, मज्जा गुहा और पल्प कैविटी। अब बात करते हैं हमारे दांत बने किसके होते हैं, दांत बने किसके होते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट के, कैल्शियम व फास्फेट के दांत व हड्डियां इसकी ही बनी होती है। आपके क्वेश्चन आया था कि हमारे दांत में कौन सी कोशिकाएं होती है? दांत बनी होती है कोशिकाओं, हर चीज बनी होती है कोशिकाओं की। तो ध्यान में रखना, ओडेंटोब्लास्ट कोशिका, ओडेंटोब्लास्ट, ओडेंटोब्लास्ट, ओडेंटोब्लास्ट कोशिका यानी कि सेल्स पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, हमारे दांतों के अंदर प्रोटीन कौन सा होता है? तो प्रोटीन होता है, ध्यान रखना भैया, ओसिन प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आया हुआ है, हमारे दांत के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? तो ध्यान रखना, हमारे दांत के अंदर ओसिन प्रोटीन होता है। यहीं से क्वेश्चन उठ रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली पक्का है कि आसपास की इस बार पूछ लेगा दांत में कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो ध्यान में रखना, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। प्रोटीन कौन सा होता है? ओसिन प्रोटीन होता है। हमारे दांत का चमकीला भाग इनामल कहलाता है। दांत का पीले वाला भाग पीले पीला दिखाई देता है दांत का, उसका क्या कारण है? तो डेंटायन होता है। और दांत के 3 भाग होता है, क्राउन, नेक और रूट, ये 3 भाग होते हैं। अब बात करते हैं आगे कि हमारे दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य में मेजर दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक और दांत आता है, उसको बोलते हैं विजडम टीथ, जिसको आप अक्ल दांत बोलते हो। वो जरूरी नहीं है कि सभी लोगों के आए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, बच्चों के अंदर इनसाइजर दांत होते हैं, इनसाइजर दांत, उसको बोलते हैं कृतक दांत। ये दांत क्या होते हैं? बच्चों में सबसे पहले आते हैं
बाकी इस पे कल बात करेंगे। मैं आज जनरली बता देता हूं आपको, हमारे मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत आते हैं। एक बच्चे पूछ रहे थे पता नहीं कौन कि हमारे शरीर में कितनी बार मतलब कितने दांत आते हैं। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जनरली अगर मेजर मानते हैं तो 32 दांत होते हैं। बच्चों के अंदर अस्थायी दांत प्री मोलर दांत अनुपस्थित होते हैं बच्चों के अंदर। वो कब आते हैं? जब 15 से 16 साल की उम्र होती है बच्चों में, तब आते हैं। लेकिन इनसाइजर बच्चों में सबसे पहले दांत कौन से आते हैं? इनसाइजर आते हैं। और ये ध्यान रखना, मनुष्य में तो लगातार वृद्धि यानी कि ग्रोथ नहीं करते, लेकिन खरगोश और चूहे में रेगुलरली ग्रोथ करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि खरगोश और चूहे की लगातार आदत होती है कुतरना। वो क्यों करते हैं? कभी भी मरे हुए चूहे को देखना, उसका मुंह खुला होगा, उसके इनसाइजर दांत बढ़े हुए होंगे। ऐसा क्यों होता है? वो अपना मुंह बंद नहीं कर पाता और सांस कैसे ले पाएगा या कुछ खा कैसे पाएगा? इसीलिए वो क्या है, चूहे खरगोश मर जाते हैं बंद पिंजरे के अंदर, क्योंकि कुतरने को कुछ मिलता नहीं है। तो यही बच्चों में सबसे पहले दांत आते हैं और ये टूट जाते हैं, इनको विस्थापित करके और वयस्क दांत आते हैं। ठीक है, तो हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इंसाइजर, सेकंड कैनाइन, थर्ड प्री मोलर, चौथा मोलर। एक अक्कल दाढ़ को बोलते हैं 3 मोलर भी बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं, अक्कर दाढ़ भी बोलते हैं उसको। ठीक है, और वो है मोनोडाइफाइटॉन्ट। ठीक है, धन्यवाद। कैसी रही आपको क्लास? कमेंट करके बताइएगा, बाकी कल मिलते हैं।